मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज के अध्ययन का विषय है 1917 की रूसी क्रांति। 1917 में रूस की दो क्रांतियां हुई। एक तो मार्च क्रांति कहलाती है और दूसरी नवंबर की क्रांति। परंतु यदि यह कहा जाए कि ये दोनों क्रांतियां एक ही क्रांति के दो दौर या दो माध्यम थे तो अनुचित न होगा। वास्तव में मार्च की क्रांति का दौर राजनीतिक था और नवंबर की क्रांति का दौर सामाजिक दौर था। क्रांति के कारण। क्रांति एक छोटे से समय का परिणाम नहीं होती, वरन इसके पीछे लंबे समय से चले आ रहे कुछ आधारभूत मौलिक कारण होते हैं। रूस में भी वस्तुतः क्रांति के लक्षण 1905 में ही दृष्टिगोचर हो रहे थे, किंतु जारशाही की निरंकुशता उन्हें दबाने में सफल रही। जहां एक और जार निकोलस ने प्रारंभ में शासन संबंधी सुधारों की घोषणा की और ड्यूमा की स्थापना का वचन देकर स्थिति को काबू में रखा, वहीं बाद में प्रतिक्रियावादी शासन लागू कर जनता को क्रोधित कर दिया। समय आने पर यह क्रोध 1917 की महान क्रांति के रूप में प्रकट हुआ, जिसने रूस ही नहीं संपूर्ण विश्व को अपनी ज्वाला से प्रभावित किया। संक्षेप में रूसी क्रांति को हम इस तरह कर सकते हैं। पहला कारण, निरंकुश राजतंत्र। रूस के शासक जार निरंकुशता के पक्षपाती थे। वे देवी अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जार अलेक्जेंडर प्रथम एवं निकोलस प्रथम ने प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीतियों को मार्ग अपनाया। जार अलेक्जेंडर द्वितीय सुधार योजना का पक्षपाती था, किंतु उसके द्वारा किए गए न्यायिक एवं स्थानीय शासन संबंधी सुधारों का सामंतों व जमींदारों ने विरोध किया। दूसरी ओर जनता उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण संवैधानिक सुधारों की आशा करने लगी, किंतु जनता की आशा पर पानी फिर गया, क्योंकि जार पुनः निरंकुश हो चुका था। निहिलिस्ट आंदोलन का दमन कर दिया। जार निकोलस प्रथम की हत्या के बाद अलेक्जेंडर तृतीय और फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र निकोलस द्वितीय रूढ़िवादिता के कट्टर समर्थक थे। जार निकोलस द्वितीय के समय हुए जापान युद्ध में रूस की पराजय से जनता उखड़ चुकी थी और रूसी क्रांति का दौर था, पर स्थिति नियंत्रण करने के लिए निकोलस ने कुछ सुधार किए, किंतु बाद में वह पुनः निरंकुश हो गया। हेजन ने लिखा है, कई मास तक विवाद प्रकाशन और भाषण की असाधारण स्वतंत्रता रही, जो बीच बीच में जब तब अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दी जाती थी, परंतु वह समाप्ति उसकी केवल पुनः स्थापना के लिए होती थी। जारशाही को निरंकुशता इतनी बढ़ी कि 1905 में परिस्थिति को संभालने के लिए जार निकोलस ने जिस ड्यूमा की स्थापना करने की घोषणा यह कहकर की थी कि ड्यूमा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे और रूस उसी की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण होगा। विद्रोह के शांत हो जाने पर ड्यूमा को संसद का प्रथम सदन माना गया है। हेजन के अनुसार ड्यूमा, जो कि विधि निर्मात्री संस्था होनी थी तथा जिसका राज्याधिकारियों की देखभाल का अधिकार प्राप्त होता था, परंतु इसके अधिवेशन प्रारंभ होने से पूर्व ही इस पर काट दिए गई। साम्राज्य परिषद नामक दूसरे सदन का निर्माण किया गया। प्रथम ड्यूमा को जुलाई 1906 और द्वितीय ड्यूमा को जून 1907 में भंग कर दिया गया। मताधिकार सीमित कर दिया गया। निर्वाचन विधि में परिवर्तन करते हुए लगभग भूमिपतियों को अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। हेजन ने लिखा है, अब तक प्रदान की गई संवैधानिक स्वतंत्रता का यह भी गंभीर अतिक्रमण था, क्योंकि इन स्वतंत्रताओं में इस बात का वचन दिया गया था कि ड्यूमा की सहमति के बिना निर्वाचन विधि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप तृतीय ड्यूमा में प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदार चुने गए, अतः ड्यूमा नाम मात्र की प्रतिनिधि संस्था रह गई। दूसरा कारण, किसानों की स्थिति। औद्योगिक दौड़ में रूस यूरोप के प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी पीछे था। रूस अभी तक कृषि प्रधान देश था, किंतु कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।
दूसरे शब्दों में किसानों को कृषि दास की संज्ञा दी गई। उनकी स्थिति अर्धदासों की तरह थी। किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। फलस्वरूप 1902 में पोल्टावा और हारकोवा के कृषक विद्रोह हुए। 1905 में किसानों ने अनेक स्थानों पर दंगे भी किए। फलस्वरूप 1906 और 1910 में कुछ भूमि संबंधी सुधार हुए, परंतु ये भूमिहीनों की समस्या सुलझा न सके। ड्यूमा के कैडेट दल का विसम्मतीकरण का सुझाव शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लेनिन ने कृषकों को समझाया कि हमें संसदीय गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें मध्यम वर्गीय जनतंत्र नहीं चाहिए, हमें मजदूरों, किसानों एवं सैनिकों के द्वारा संगठित सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सरकारें नहीं चाहिए। तीसरा, मजदूर वर्ग व पूंजीवाद। जार अलेक्जेंडर के समय में रूस में औद्योगिकरण की गति तीव्र हो गई थी। औद्योगिक संस्थानों के मालिक धनाढ्य व्यक्ति थे। इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य काम अधिक वेतन कम रहा है, अतः श्रमिक वर्ग से अधिक काम लिया जाता था और कम से कम वेतन दिया जाता था। भूमिहीन किसान रोजगारों की खोज में औद्योगिक संस्थानों की ओर मुड़ रहे थे। इससे पूंजीपतियों को पूर्ण मनमानी का अवसर प्राप्त हुआ। श्रमिक गंदी व तंग गलियों में रहते थे। वे कोई मजदूर संघ नहीं बना सकते थे। शासन हर संभव उद्योगपतियों के साथ था। परिणाम स्वरूप श्रमिकों पर समाजवादी सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। श्रमिकों ने 1905 में तो सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिकों की सोवियत तक बना डाली। फिशर के अनुसार इस साम्यवादी प्रचार ने देश के श्रमिकों में जारशाही के प्रति घोर असंतोष एवं घृणा उत्पन्न कर दी थी, जिसके कारण लोग जार के शासन का अंत करने के लिए क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। फोर्थ, अल्पसंख्यकों का विद्रोह। रूस में यहूदी, पाल, फिन और अल्पसंख्यक जातियां निवास करती थी। ये सभी जातियां रूसी साम्राज्य के अधीन थी और पराधीनता का अनुभव करती थी। जार इन जातियों का रूसीकरण करना चाहता था। शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा कर दिया गया था। उच्च पदों पर रूसी नियुक्त किए गए। रूसी प्रशासन ने अल्पसंख्यक जातियों की राष्ट्रीय भावना का दमन करने का प्रयत्न किया। यहूदियों व आर्मेनियों पर भीषण अत्याचार किए गए। 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक प्रांतों में विद्रोह हुए। इन्हें जिस तरह कुचला गया, ये सभी निरंकुश शासन के अंत करने के पक्षपाती हो गए। फिफ्थ, प्रबुद्ध वर्ग का प्रभाव। टॉल्स्टॉय, वास्तोविसी, तुगनेव, मैक्सिम गोर्गी, मार्क्स और बाकुनिन के विचारों ने रूसी जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। इनके विचारों ने रूसी जनता में बौद्धिक विप्लव पैदा कर दिया और रूसी जनता समाजवादी विचारों से प्रभावित हुई। वह निरंकुशता की समाप्ति चाहने लगी। जार ने साम्यवादी विचारों के देश में आगमन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसे सफलता प्राप्त न हो सकी। नेक्स्ट, छठा, यूरोपीय लोकतंत्र का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में रूस, इंग्लैंड तथा फ्रांस की ओर से लड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध का नारा राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा करना था। वे इसी के लिए लड़ रहे थे। उनके इस प्रचार का रूस पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूसी जनता ने देखा कि जब रूसी सेना राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रही है तो देश में निरंकुशता क्यों, अतः वह देश में लोकतंत्र की स्थापना की आकांक्षा करने लगी। सेवेंथ, समाजवाद का विकास एवं बोल्शेविक दल के प्रचार प्रभाव। कृषकों की दयनीय स्थिति ने, सामान्य जनता की अभावग्रस्त परिस्थितियों ने रूस में समाजवादी प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर रूस में आंदोलन चलाया गया, जिसे बासेदनिक कहा जाता था। आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन कृषकों की भूमिहीनता के विरुद्ध किया था। 1930 में समाजवादी लोकतंत्र बोल्शेविक और मेंशेविक के दलों में विभक्त हो गया। प्रथम का नेतृत्व लेनिन ने किया। लेनिन सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व रूस में चाहता था, जबकि दूसरा दल अन्य वर्गों के सहयोग प्राप्त कर जनतंत्र का पक्षपाती था। परंतु जारशाही का अंत इन दोनों का उद्देश्य था, अतः दोनों ने रूसी जनता को
जारों के विरुद्ध शासन सुधार के लिए प्रेरित किया। 8th, जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व एवं भ्रष्ट शासन। फीसर के अनुसार रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा अंधविश्वासी और अयोग्य था। वह दुर्बल और हठी स्वभाव का मंदबुद्धि था, जिसमें घटनाओं के महत्व और व्यक्तियों के चरित्र को समझने की शक्ति नहीं थी। उस पर महारानी अलेक्जेंड्रा का विशेष प्रभाव था। वह स्वेच्छाचारी शासन की पक्षपाती थी। जारीना रासपुटिन नामक साधु के हाथ में कठपुतली बनी हुई थी। रासपुटिन ने अपने व्यापक प्रभाव का लाभ उठाकर प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाना रासपुटिन के हाथों में आश्रित था। इससे प्रशासन में बड़ी गड़बड़ी फैल गई। अतः राज दरबार में रासपुटिन के विरोध में एक दल बन गया, जिसने दिसंबर 1916 में रासपुटिन की हत्या कर दी। जार इससे अत्यंत दुखी हुआ। उसने हत्यारों का पता लगाने के आदेश दिए, जिसमें संपूर्ण दरबारी भी रुष्ट हो गए और वे भी उसके विरोधी बन गए। लास्ट है 9th, प्रथम महायुद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट। अगस्त 1914 में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ना स्वीकार किया। इसी संसद में लगभग सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार भी किया, परंतु जार व जारीना की विवेकहीनता, युद्ध कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप एवं कर्तव्य विहीनता ने सेना में मनोबल को गिरा दिया। सैनिक युद्ध लड़ने गए, परंतु उनके पास युद्ध सामग्री का अभाव रहा। युद्ध के प्रारंभिक 2 वर्षों में रूस को घोर पराजय का मुंह देखना पड़ा। उधर बाल्टिक सागर एवं काले सागर के बंद हो जाने से रूस पश्चिमी संसार से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। फलस्वरूप अनाज का अभाव हो गया, महंगाई बढ़ गई, कीमतें आकाश छूने लगी और 1917 तक निर्वाह व्यय 1914 की तुलना में लगभग 700 गुना बढ़ गया। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है, रूस में अनाज, कपड़े, ईंधन के मूल्य इतने अधिक बढ़ गए थे कि निर्धन लोगों के लिए उन्हें खरीद पाना कठिन हो गया था। लोग यह समझने लगे कि रूस में सब वस्तुएं प्रचुर मात्रा में है और पूंजीपतियों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। इसी प्रकार लिप्सन ने लिखा है, क्रांति का तत्कालीन कारण खाद्य सामग्री की कमी पर जनता का असंतोष था। डबल रोटी खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगने लगी, जिसके कारण हड़तालें और उपद्रव होने लगे और उन्होंने अचानक ही युद्ध किए और राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का रूप धारण कर लिया। आज के व्याख्यान में इतना ही।